और मुझे आगे कुछ भी नहीं पता होता था, लेकिन मुझे तब भी नहीं पता था कि मैं ब्लाइंड था। और लेकिन उसके बाद कुछ इंसिडेंट्स होने शुरू हुए। और क्या आप गाड़ी भी ड्राइव कर सकते हैं? हाँ, मैं गाड़ी को आगे पीछे कर सकता हूँ अगर खाली एरिया है तो, अगर कोई मुझे वहाँ से गाइड कर सके तो। उसने काफ़ी टेस्ट वगैरह करने के बाद लास्ट फाइनल नतीजे पे ये पहुंची कि शायद हिमांशु नहीं देख पाएगा। तो मतलब एक ऐसे होगा ज़मीन और आसमान जैसे एक हो जाए, अंधेरा छा गया, कुछ घबराहट सी होगी, मगर ये तो बहुत गलत हुआ। फिर थोड़ा हौसला किया, मैंने किसी को नहीं पता। वो इतने अच्छे से, उसकी कैचिंग पावर इतनी अच्छी है कि उसको चीज़ें एक बार ही बतानी पड़ती हैं। वो इतनी जल्दी उन चीज़ों को कैच कर लेता है कि दोबारा उसे बताना ही नहीं पड़ता। मैंने भी देखा कई आपका बार कॉन्फिडेंस। जब आप लास्ट टाइम मुझसे मिले थे तो सीढ़ियों से आपने इसे छोड़ दिया और आप पहले उतर गए और ये भाग के उतरा। इवन मैं डर रही थी। चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हमने है ना देख के चला है, गरीबी को भी देखा है, अपनी मेहनत को भी देखा है। तो स्ट्रेंथ, विल पावर भगवान की देन थी। फिर लेकिन अपने आप को संभालने के बाद फिर कंटिन्यू चल रहा है। सही मायने में तो ये एक फैमिली यूनियन की स्ट्रेंथ है। हाँ, एक कह दूसरे से कमिटमेंट है फैमिली का, जी। तभी ये पूरी फैमिली की सक्सेस है, ना कि सिर्फ हिमांशु की, ना कि सिर्फ पेरेंट्स की। नमस्कार एंड वेलकम टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट। मैं हूं सरिता वर्मा, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, माइंडसेट कोच एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर। इस कोचिंग इंडस्ट्री में आने से पहले मैं एक टीचिंग इंडस्ट्री में रही हूं और 26 साल तक मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ, हर उम्र के बच्चों के साथ और हर क्लास के बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है और बहुत उनको जानने और समझने का, उनकी साइकोलॉजी स्टडी करने का मुझे बहुत मौका मिला है। मगर एक पॉइंट पर आकर मुझे ऐसा लगा कि मेरा दायरा सिर्फ स्कूल तक ही सीमित ना रहे और मुझे और बहुत सारे लोगों के बारे में जानना है। और ये सपना मेरा सपना ना रह जाए, इसलिए मैंने एक ट्रांजिशन जर्नी स्टार्ट की जो टीचिंग से शुरू होकर एज ए मेंटोर मैं आज काम कर रही हूँ। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको एक ऐसी फैमिली से मिलाना चाहती हूँ, ऐसे कुछ खास लोगों से मिलाना चाहती हूँ जिस फैमिली ने इंस्पिरेशन ही नहीं बल्कि एक बिलीफ को चैलेंज किया है। ये पॉडकास्ट सिर्फ एक सक्सेस की नहीं बल्कि स्ट्रगल, पेशेंस, पेरेंटिंग और एक होप की कहानी है। ये फैमिली हरियाणा के एक गांव से बिलोंग करती है, जिस गांव का नाम है बोहर और ये रोहतक ज़िले में स्थित है। ये बहुत ही साधारण सा परिवार, और आज ये किस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया, तो ये हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के जरिए। सबसे पहले बात करते हैं हम हिमांशु नांदल की, जो टोटली 100% ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड बॉय, 21 ईयर्स ओल्ड, और जो ग्रेजुएट है दिल्ली यूनिवर्सिटी आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। वहाँ पर इसने अपनी कहानी शुरू की, जहाँ पर इसको बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला सबसे पहले, फिर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द कॉलेज का अवार्ड मिला। इसके बाद इसका सफ़र शुरू हुआ पैरा स्विमर इन एशियन पैरा गेम्स 2022 चाइना, जहाँ पर इसने 4th रैंक हासिल किया। फाइनलिस्ट रहा ये पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप 2025 सिंगापुर में। बेस्ट प्लेयर ऑफ द कंपटीशन रहा हैदराबाद नेशनल चैम्पियनशिप में 2025। मगर अब हिमांशु रेडी हैं यूके जाने के लिए, नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि इनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है एशियन पैरा गेम्स 2026 जापान। एम आई राइट हिमांशु? यस। सबसे पहले हिमांशु आप अपने बारे में बताएं कि जब आप बच्चे थे, जब आप स्कूल में थे, इस दुनिया को कैसे देखते थे बिना देखे, और जब आप अब कॉलेज ग्रेजुएट हैं, अब इस दुनिया को कैसे देखते हैं बिना देखे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया बहुत बड़ी है। अभी भी मैं समझता, जब भी मैं समझता हूँ कि मैंने दुनिया को जान लिया है, तभी मुझे कुछ नया मिल जाता है। तो मेरी जर्नी शुरू हुई एज ए इन्फेंट, फिर एज ए टॉडलर। जब मैं छोटा था मुझे नहीं पता था कि मैं ब्लाइंड था, और मैं अपने ईयर्स पे हर चीज़ पे रिलाई करता था, और मुझे किसी भी साउंड का बहुत इंटरेस्ट रहा था। जैसे मुझे पॉलीथीन की साउंड बहुत पसंद थी, जो प्लास्टिक बैग में हम चीज़ें कैरी करते हैं। जब मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया तो मैंने अपनी हॉबीज़ में स्टार्ट किया, पर मुझे तब भी नहीं पता था कि मैं ब्लाइंड था। जैसे मैंने साइकिलिंग शुरू की,
और मुझे आगे कुछ भी नहीं पता होता था, लेकिन मुझे तब भी नहीं पता था कि मैं ब्लाइंड था। और लेकिन उसके बाद कुछ इंसिडेंट्स होने शुरू हुए। जैसे जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए और मैं साइकिलिंग करता था, तो मेरी कुछ लोगों से टक्कर होने लगी और व्हीकल का कंजेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे मेरे अंदर डर बढ़ गया था कि अगर मैं यहाँ चलाऊँगा तो मुझे चोट लग जाएगी। और धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं ब्लाइंड हूँ और मुझे अपने ईयर्स पे ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। उसको हम टेक्निकल टर्म में एको लोकेशन भी कहते हैं, अपने ईयर्स का यूज़ करके किसी भी चीज़ का पता लगाना। ओके, तो आप साइकिल अब कॉन्फिडेंस से चला पाते हैं? पहले की तरह तो नहीं, लेकिन अगर कोई मेरे पीछे बैठ जाए तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से। अच्छा, और क्या आप गाड़ी भी ड्राइव कर सकते हैं? हाँ, मैं गाड़ी को आगे पीछे कर सकता हूँ अगर खाली एरिया है तो, अगर कोई मुझे बाहर से गाइड कर सके तो। कैसे आपने सीखा गाड़ी ड्राइव करना? मैं अपने पापा को, जब भी हम कहीं ट्रैवल करते थे, मैं ऑब्ज़र्व करता रहता था और हर चीज़ पूछता रहता था कि ये कैसे होती है और गियर कौन सा गियर कहाँ लगता है और काफ़ी कुछ। हिमांशु, जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तो और जब मैंने आपके बारे में जाना, तो मुझे लगा कि यू आर मोर इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन, क्योंकि जब मैंने देखा कि आप अपनी मदर के इमोशनल टीयर्स और टीयर्स को अपनी अचीवमेंट से सपोर्ट और कॉन्फिडेंस दे रहे थे। इतना कॉन्फिडेंस शायद किसी नॉर्मल बच्चे में या किसी नॉर्मल पर्सन में देखने को कम मिलता है कि वो अपनी माँ को सपोर्ट करे। तो क्या आपको लगता है कि ये सपोर्ट आपका आपकी तरफ से आपकी मदर को है या उनकी तरफ से भी आपको है? क्या ये सपोर्ट बोथ साइडेड है या वन साइडेड है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस कोई भी बना सकता है, जिसमें एबिलिटी हो, पेशेंस हो, कोई भी बना सकता है। और फिर मैं कहूँगा जो सपोर्ट है वो बोथ साइडेड है। जैसे मेरी मम्मी है, वो अभी मैं एज अ एथलीट ट्रेनिंग करता हूँ तो मेरा न्यूट्रिशन देखती हैं। जब मेरे पापा कहीं ऑक्यूपाइड होते हैं तो मम्मी मुझे ट्रेनिंग लेके जाती है और मेरी ट्रेनिंग पूरी करा के घर भी लाती है, और फिर अपना घर का काम भी बचा होता है वो भी करती हैं। और मैं भी मम्मी को हेल्प करता हूँ। जैसे अभी मैंने मम्मी को जिम शुरू करने के लिए पुश किया और मम्मी का प्रोग्रेस देख के मैं बहुत खुश हूँ। ओके, क्या स्कूल में कभी आपको ऐसे लगा कि आप डिफरेंटली ट्रीट हो रहे हैं बाय टीचर्स, बाय स्टूडेंट्स और बाय क्लासमेट्स? और आपने कौन से स्कूल से स्कूलिंग कंप्लीट की है? मैंने टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार से स्कूलिंग कंप्लीट की। इक्वली ट्रीटेड तो मैं होता था, लेकिन मुझे दोस्त बनाने में थोड़ी मुश्किल होती थी, पर ऐसा कुछ मुझे ज़्यादा मुश्किल हुई नहीं। अच्छा, और टीचर्स की तरफ से फुल सपोर्ट होता था आपको? टीचर्स की तरफ से फुल सपोर्ट होता था। और जब मैं छोटा था मैंने एज अ स्पोर्ट जूडो स्टार्ट किया था, जिसमें मैं मतलब एक्सप्लोर ही कर रहा था तब कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जब मेरे उसमें मेडल्स आने लगे तो टीचर्स ने मुझे काफ़ी चीयर किया। गुड। कहते हैं कि भगवान एक हाथ से कुछ लेता है तो दूसरे हाथ से दोगुना या चौगुना वापस भी करता है। मगर जब मैं आपसे मिली और आपकी एकेडमिक और एजुकेशनल परफॉर्मेंस को देखा तो मैं बहुत हैरान थी, बिकॉज यू हैव सो मच नॉलेज ऑफ वोकेबलरी एंड यू हैव गुड कमांड इन बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी। तो यू आर सो मच अवेयर ऑफ इट। तो क्या आपको लगता है कि ये आपको गॉड गिफ्ट है, या ये आपकी मेहनत है, या ये आपकी फैमिली की मेहनत है, या आपके फ्रेंड्स की है, या टीचर्स की है? मैं ये कहूँगा कि ये सबकी मेहनत है। और मैं कहूँगा कि गॉड ने सपोर्ट किया है कि मैं इस लेवल तक पहुँचूँ। और फैमिली ने, टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने, सब ने मुझे बहुत असिस्ट किया है। जैसे एज एन एथलीट हूँ मैं अभी, फैमिली का बहुत सपोर्ट है। और जब मैं नया नया स्कूल जाने लगा था तो मम्मी मुझे पढ़ाती थी। मम्मी ने ब्रेल सीखी, फिर मुझे सिखाई। ब्रेल वो होती है जिससे सभी ब्लाइंड लोग होते हैं, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो रीडिंग करते हैं। जो साइटेड लोग होते हैं वो प्रिंट में पढ़ते हैं और ब्लाइंड लोग ब्रेल में पढ़ते हैं। क्या आपकी मम्मी ने भी ब्रेल लिपि सीखी? जी हाँ, मम्मी ने पहले सीखी फिर मुझे सिखाई। वाओ। अब आप यूके जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, वहाँ जाने का आपका क्या पर्पस है? वहाँ जाने का मेरा पर्पस है कि मैं अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग लेके आऊँ और इंडिया के लिए आगे मेडल लाने का चांस और बढ़ा सकूँ।
आपको इंडिया में किसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, या आपने अ, किस एंगल से आपने चुना कि आपको यूके ही जाना है ट्रेनिंग के लिए? मैंने सोचा पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया एक ग्रोइंग नेशन है इन स्पोर्ट। जैसे हमने देखा एथलेटिक्स में भी इंडिया भी उभर रहा है। पेरिस पैरालंपिक्स में हमने देखा काफ़ी सारे पदक प्राप्त किए हमने। लेकिन स्विमिंग में अभी इंडिया बहुत पीछे है। और मैं सोचता हूँ कि मैं अगर बाहर से ट्रेनिंग लेके आऊँगा, बाहर के कोचेस के इंसाइट्स लेकर आऊँगा, तो मैं जो आने वाले और स्विमर्स हैं उनको भी हेल्प कर पाऊँगा। क्योंकि स्विमिंग एज अ स्पोर्ट बहुत फिट करता है सबको। अगर हम बात करें आपके एकेडमिक्स की, एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स को बैलेंस करना अपने आप में एक आर्ट है, क्योंकि एक बच्चे के लिए भी, नॉर्मल इंसान के लिए भी एक चैलेंज होता है कि वो अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रखे और स्पोर्ट्स भी। आपके लिए भी एक बहुत चैलेंज रहा होगा, शायद आपकी ये ज़िद रही हो या आपका हट रहा हो। इस बैलेंस को स्वीकारते हुए आप में कुछ ट्रांजिशन, आपके इमोशनल थॉट्स में या आपके माइंड शिफ्ट में एक ट्रांजिशन हुआ होगा, आपके अंदर कुछ बदलाव हुआ होगा। उस बदलाव को आप कैसे देखते हैं, और लोगों के नज़रिए में भी आपके लिए कुछ बदलाव हुआ होगा इतनी बड़ी जर्नी में, इतने बड़े ट्रांजिशन में, तो आपने वो भी फील किया होगा। तो पहले आप अपना बताएं कि कैसे आपको लगा। सबसे पहले जब मैंने समझा कि मुझे अपने एग्ज़ाम्स और एकेडमिक्स और ट्रेनिंग को साथ में मैनेज करना पड़ेगा, तब मुझे वो मोमेंट अच्छा नहीं लगा और मैं थोड़ा सा अपसेट रहने लगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे मुझे समझ आया कि मैनेज हो जाएगा। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब भी मेरे एग्ज़ाम्स आते थे तभी मेजर कॉम्पिटिशन्स भी साथ साथ होते थे। पहले कॉम्पिटिशन्स फिर एग्ज़ाम्स, तो प्रिपेयर करने के लिए टाइम बहुत कम बचता था। फिर मेरे अंदर ये बदलाव आया कि मुझे प्रैक्टिकल ज़्यादा रहना होगा, मार्क्स से मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए। फिर मेरे जो इंटरेस्ट है वो मार्क्स पे बहुत कम हो गया और प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा बढ़ गया, जिससे मैं और भी ग्राउंडेड बन गया। और मैं लोगों में ये बदलाव देखता हूँ, जैसे ही मैं धीरे धीरे ऊपर बढ़ता गया, लोग मुझे रिस्पेक्ट की भावना से देखने लगे। वरना एक डार्क साइड मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कोई डिसेबल पर्सन होता है, वो अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ ना अचीव कर पाए तो उसको मतलब बहुत इन्फीरियर देखा जाता है, उसको एज अ कर्स देखा जाता है। तो मैं इसकी गुड साइड में हूँ, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस फैक्ट को। आपकी इस ट्रेनिंग में आपके कोचेस का भी हाथ रहा होगा, जहाँ तक आपके आपके सक्सेस की बात करूँ या आपके अवार्ड विनिंग की बात करूँ, तो आप अपने कोचेस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि? जी, मैंने जगह जगह घूम के काफ़ी कोचेस से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन जिन कोच के साथ मैं सबसे ज़्यादा रहता हूँ वो है रणबीर शर्मा। तालकटोरा में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट कोच हैं। उनके साथ ही मैंने रहकर पेरिस पैरालंपिक्स में मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड क्लॉक किया था। और जैसे मैं दूसरी जगह भी जाता हूँ, जैसे कि बैंगलोर हुआ, तो उधर है शरद गायकवाड़ जी, उनसे मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ। और यूके में भी काफ़ी सारे कोचेस से मैंने नया सीखा है। और जो मेरे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं वो है केलेब लिन, जो इनका सेटअप हैदराबाद में है पर वो है अमेरिका से। हाँ, आपकी लाइफ में सबसे पहले कोच तो आपके फादर ही रहे होंगे, आई थिंक। जी हाँ। पिताजी, मैं आपसे आपका सफ़र जानना चाहूँगी, क्योंकि एक इंस्पिरेशन से ज़्यादा एक एम्पावरमेंट की मिसाल हैं आप। एक माँ को जब ये पता चलता है कि उसका बेबी डिसेबल चाइल्ड है, तो उस वक्त जिस इमोशनल ट्रॉमा से और उस सेल्फ ब्लेम से और उस कर्स सिचुएशन से आपने निकाला होगा, तो कितनी हिम्मत, साहस और लगन से आपने अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाया, उसके लिए आपको एक सैल्यूट बनता ही है। और थैंक यू। साथ में आपकी इस इनर स्ट्रेंथ और आपका रोल कितना मुश्किल रहा, कैसे आपने इसको यहाँ तक पहुँचाया, आपके सेक्रीफाइसेस क्या रहे, कुछ इसके बारे में बताएं। जी। जब हिमांशु बोर्न हुआ, घर में चारों तरफ बहुत खुशी थी, सभी बहुत खुश थे, दादा दादी नाना नानी सभी बहुत खुश थे, चारों तरफ खुशी का माहौल था।
फंक्शन भी किए गए हिमांशु के बोर्न होने की खुशी में। सब कुछ बहुत नॉर्मल था। जैसे जैसे हिमांशु थोड़ा सा 3 मंथ ग्रो किया, इसने 4 महीने का हुआ, तब हमें थोड़ा सा हिमांशु की आइज़ का हमें लगा कि कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ, तब तो तक आपको बिल्कुल नहीं पता नहीं, था? वो बिल्कुल नॉर्मल था। 3 से 4 ओके। महीने तक हिमांशु बिल्कुल नॉर्मल आइज़ थी उसकी, एज अ नॉर्मल चाइल्ड। अच्छा। जैसे जैसे हमने थोड़ा ध्यान दिया इसकी आइज़ पे, वो हमें लगा कि कुछ प्रॉब्लम है। नेबर्स ने भी हमें हमें बताया कि हिमांशु की आइज़ में कुछ प्रॉब्लम है। तो हमने फिर रोहतक पीजीआई में है मेडिकल काफ़ी बड़ा, तो वहाँ पे हिमांशु की आइज़ का चेकअप कराया, तो वहाँ से हमें पता चला कि हिमांशु देख नहीं सकता है। तो वो थोड़ा सा हाँ, बहुत ही वीक पॉइंट रहा उस टाइम पे इमोशनल कि ब्रेकडाउन आपको फील हुआ जी होगा। बिल्कुल। और तभी ये हुआ कि मतलब ऐसा क्यों हुआ। आपने खुद को ब्लेम किया कि जी नहीं, मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया। कौन बट कौन आपके साथ उस वक्त एक आपका पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन के खड़ा रहा? जिस समय पता चला कि हिमांशु देख नहीं सकता है, तो फैमिली तो सपोर्ट है ही, फैमिली का तो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मैं अकेली हूँ कैसे मैनेज होगा। हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट रहा इस चीज़ में। तो हिमांशु ये दुख तो हुआ ही कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ वही क्यों नहीं देख सकता है इतने लाखों करोड़ों लोगों की दुनिया में। हाँ, फिर तो धीरे धीरे एक जैसे दिन ये दुख कभी प्राउड मोमेंट में भी बदला होगा। जी बिल्कुल, हिमांशु ने हमेशा मुझे प्राउड फील करवाया है। जैसे वो सबसे पहला प्राउड मोमेंट कौन सा था जब आपने उस दुख से ओवरकम करके और उस प्राउड को फील किया? जी, शुरू में जैसे हिमांशु को हमने ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन करवाया था, आर के पुरम दिल्ली सेक्टर 5 में। तो वहाँ पे ब्लाइंड बच्चे होते हैं जिनको रीडिंग एंड राइटिंग सिखाया जाता है। देन हिमांशु का एडमिशन हुआ टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार में, मेन स्ट्रीम स्कूल में हुआ उसका एडमिशन। वो मेरे लिए बड़ी खुशी की चीज़ थी कि मेरा बच्चा भी नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ रहा है। अच्छा। ऐसा नहीं कि वो स्पेशल स्कूल में डाला हुआ है उसको। बल्कि मुझे एक खुशी हुई थी, सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी जब वो टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने के लिए गया। फर्स्ट टाइम वो स्कूल की ड्रेस पहन के गया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई उसको ऐसे ड्रेस में देख के। और ऐसे तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का टाइम था उस टाइम पे। आप तो शायद रोहतक हरियाणा में थे, तो आप दिल्ली में कैसे शिफ्ट हुए? इसका जी। क्या रीज़न रहा? हम हिमांशु का ट्रीटमेंट करवाने के लिए एम्स में लेके आते थे हिमांशु को। तो वहाँ पे डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया था कि अगर आप हिमांशु को पढ़ाना चाहते हैं, एजुकेशन इसको देना चाहते हैं, तो आर के पुरम सेक्टर 5 में ब्लाइंड स्कूल है, आप इसको वहाँ पे एडमिशन करवाइए इसका। तो अच्छा। वहाँ डॉक्टर के सजेशन से हम हिमांशु को यहाँ पे लेके आए। यानी आपकी वहाँ से जो दिल्ली में शिफ्टिंग हुई वो बिकॉज ऑफ हिमांशु। जी तो क्या अब आप खुश हैं आप यहाँ पर शिफ्ट करके? आपको लगता है कि आपका ये सही डिसीज़न था जी बिल्कुल। जो आपके लिए प्रोग्रेस भी रहा हुआ और हिमांशु के लिए सक्सेस का रीज़न बना हो? जी, ये सारा क्रेडिट मैं हिमांशु को ही देना चाहूँगी। अच्छा। जी, पहले मेरे हस्बैंड हरियाणा पुलिस में वहीं पे जॉब करते थे। तो हिमांशु के लिए उन्होंने सीबीआई में भी ट्रांसफ़र करवाया ताकि वो इसके साथ रह सकें, हम हमारे साथ रह सकें। तो धीरे धीरे हम हिमांशु के साथ स्कूल में ही रहते थे पहले पूरा टाइम, 8 to 2 o'clock तक। देन धीरे धीरे हिमांशु का सेट हुआ स्कूल के अंदर, तो हस्बैंड ने अपनी जॉब पे रिज्यूम किया और मैं हिमांशु को फिर घर पे उसका जितना भी पढ़ाना होता था, जो भी उसका काम होता था, वो सब ऐसे हमारा ऐसे रूटीन बन गया, सेट हो गया सारा। तो वो सब हिमांशु का ही है कि हम यहाँ आए, दिल्ली में आए और सब इतना हमने हिमांशु के साथ हमने इतना ग्रो किया। यानी कि आपने जो ग्रो किया वो हिमांशु की वजह से किया। Yes, दिस इज़ अ वेरी जी यूनिक थिंग। बिल्कुल। हिमांशु के फादर मिस्टर बलवान सिंह ये थोड़ा सा लेट हुए हमें ज्वाइन करने में, मगर अब हमारी ये फैमिली कंप्लीट है, एक वॉरियर फैमिली, एक साहसी फैमिली। और यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे हिमांशु की मदर मिसेस कविता से, जो हमारा क्वेश्चन था कि आपकी लाइफ में आपने हिमांशु को सपोर्ट करते हुए जो चैलेंजेस फेस किए वो आपने बताए। आपके तरफ से कुछ सेक्रीफाइसेस भी रहे होंगे आपकी अपनी लाइफ
में आपने कभी ऐसे आपको ऐसे लगा होगा कि काश मैं ये कर सकती, या आपकी अपनी करियर लाइफ, आपकी अपना कोई ऐसी हॉबी जिस पे आपको ऐसा लगा कि मुझे ये मैं अब नहीं कर पाऊँगी, तो वो बताएं ज़रा। जी, जैसे देखिए अगर आप पेरेंट बनते हैं तो सैक्रिफाइसेस तो शायद आपके तभी से ही शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे हिमांशु बोर्न हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहीं से ही शुरू हो गई, सैक्रिफाइसेस भी शुरू हो जाते हैं वहीं से ही। क्या आपको लगा कि आप अपने आप कभी को जॉब कर सकती थी? जी बिल्कुल, मुझे टीचिंग का बहुत शौक था, हाँ जी। जिसके लिए मैंने ट्राई भी किया हाँ। एंड शायद मैं कर भी सकती थी, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चे थे, हिमांशु था। तो मैंने अपनी प्रायोरिटी को साइड रखते हुए मैंने अपने बच्चों के लिए ज़्यादा, अपने बच्चों को यही आपका सेक्रीफाइस था जी सबसे अपने बड़ा। फिर जैसे ही इसने स्कूल स्टार्ट किया और ये फर्स्ट डे स्कूल गया, तब आपको क्या क्या एक्सपीरियंस रहा जब ये फर्स्ट डे सबसे स्कूल पहले गया? हिमांशु जब स्कूल गया था तो हम लोग गांव में ही थे, तो हिमांशु बड़ा छोटा था, आई थिंक 2.5-3 साल का ही था वो। तो फर्स्ट डे मैंने उसको इतनी अच्छे से ड्रेस कर पहना के एंड उसका टिफिन विफिन पैक करके उसका बैग लेके आए, नया बैग लेके आए, और गांव के ही स्कूल में हमने उसको भेजा, जो कि बिल्कुल ही पास में ही था, वॉकिंग डिस्टेंस में ही था। तो वहाँ पे जाके हिमांशु ने इतना हंगामा किया, वहाँ पे टीचर को भी रुला दिया इसने। कैसे हंगामा? वो बैठना नहीं चाहता था क्लास में। वो अच्छा। वो चीज़ उसके लिए बहुत नई थी। फिर जैसे ही स्कूल से फिर हमें बुलाया गया कि ऐसे ऐसे आपका बच्चा क्लास में नहीं बैठ रहा है, उसने हंगामा कर दिया, वो रो रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। फिर उसको वापस लेके आए घर पे, एंड घर पे आके भी उसने बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लोर पे लेट के बहुत ज़्यादा उसने हंगामा किया कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। वो बड़ा फ़नी भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। जैसे हिमांशु पहले दिन स्कूल जा रहा था कि अच्छा लगा। आपको कहीं डीमोटिवेशन तो नहीं हुआ कि अगर ये स्कूल नहीं गया तो फिर क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस रहा है शुरू से ही। अच्छा। और हिमांशु ने भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखा, हमारा जो विश्वास था इसके ऊपर वो अपनी जगह बिल्कुल सही था। फिर कैसे कैसे ये अगले दिन स्कूल जाने के लिए फिर से रेडी हुआ? एंड वो उस स्कूल में हिमांशु का फर्स्ट एंड लास्ट डे ही था। अच्छा। उसके बाद वो स्कूल में नहीं अच्छा, गया। उस स्कूल में फर्स्ट एंड लास्ट नहीं डे गया, था। हाँ। फिर उसके बाद फिर मैंने ये- बताया कि हम एम्स में गए थे अच्छा, डॉक्टर के फिर पास। तो ये दिल्ली में आ गया। हाँ जी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट, एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की तरफ। और पिलर ऑफ स्ट्रेंथ एक फैमिली के लिए एक फादर होता है, जो हिमांशु के फादर हैं। मैं अब उनसे बात करना चाहूँगी। बताना। आप हरियाणा के गांव बोहर और ज़िला रोहतक से पले बड़े हुए, और आपके लिए कैसा एहसास रहा होगा जब आपको पहली बार ये पता लगा कि आपके बेटे की अपनी आंखें नहीं और आपको उसकी आंखें बनना है? हम स्टार्टिंग में तो जैसे डॉक्टर ने हमारे को बताया, रोहतक पीजीआई में डॉक्टर मनीषा थी, उसने काफ़ी टेस्ट वगैरह करने के बाद लास्ट फाइनल नतीजे पे ये पहुंची कि शायद हिमांशु नहीं देख पाएगा। तो मतलब एक ऐसे होगा ज़मीन और आसमान जैसे एक हो जाए, अंधेरा छा गया, कुछ घबराहट सी होगी, मगर ये तो बहुत गलत हुआ है। मैं फिर थोड़ा हौसला किया, मैंने किसी को नहीं बताया, थोड़ा हौसला करके मैंने घर पे भी काफ़ी दिन बाद ये बातें हुई थी कोई नहीं देख पाएगा, फिर थोड़ा हौसला बढ़ाया, नहीं कोई नहीं, धरती पे कहीं ना कहीं इलाज होगा, पूरे वर्ल्ड में हम कोशिश करेंगे, दिखाएंगे, हम हार नहीं मानेंगे। बस यही थोड़ा था, बस एकदम से कोई धक्का लगता ना जिस चीज़ का, हाँ जी। वो चीज़ फील होती है। फिर लेकिन अपने आप को संभालने के बाद फिर कंटिन्यू चलते रहे। इसमें आपको किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा फील हुआ? आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी उस वक्त, तो नहीं। आपको वो स्ट्रेंथ किसने दी? नहीं, वो स्ट्रेंथ तो देखो गॉड गिफ्टेड ही आ गई थी। अच्छा। स्टार्टिंग से फार्मर के बेटे रहे हैं, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हमने है ना देख के चला है, गरीबी को भी देखा है, अपनी मेहनत को भी देखा है। तो स्ट्रेंथ एक विल पावर भगवान की देन थी। और आपका जो जॉब का था, पहले से ही आप हरियाणा में जॉब में थे या उसके बाद हुए जैसे हिमांशु के बाद? मैं एक अच्छा। स्पोर्ट्समैन था। अच्छा। स्पोर्ट्स भी आप पे ही, मैंने हरियाणा पुलिस में स्पोर्ट्स के बेस पे ही जॉब ज्वाइन की थी। अच्छा। और मैं एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ।
गुड। नेशनल मेडलिस्ट भी रहा हूँ। तो जब ये पता लगा शादी होगी, हिमांशु होगा, तो धीरे धीरे 3-4 महीने के बाद पता लगा कि इसकी आंखों में थोड़ा घुमाव है। तो डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने धीरे धीरे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर एक लाइफ का टर्निंग ये हो गया, वो अपने बच्चे की तरफ ध्यान दे। अपना तो हो गया, ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो इस चीज़, बच्चे की तरफ। तो क्या डॉक्टर ने इन्हें 100% ब्लाइंड घोषित किया या कुछ पार्शियल? हाँ देखिए, जो रोहतक पीजीआई में फर्स्ट टाइम जो डॉक्टर ने बताया था ना, एक ये करीब करीब उस टाइम हुआ 6 महीने का। तो 6 महीने के बाद जैसे थोड़ा ग्रो किया, तो डॉक्टर ने उसी टाइम ये बता दिया था 7-8 महीने का हुआ ये, कि शायद मुश्किल है ये जीवन में कभी देख पाए, ये ऑप्टिक नर्व नहीं है। अच्छा। हाँ, तो फिर चलो मका कोई नहीं, जीवन में और बहुत संघर्ष है, देखेंगे कोई ना कोई ट्रीटमेंट मिल जाएगा। आप होपफुल थे कि ट्रीटमेंट मिल जाएगा? हाँ, कोई और ना जब कोई। आप एम्स आए तब आपको वहाँ नहीं, के उस डॉक्टर्स का क्या एम्स से पहले तो मैं 3-4 हॉस्पिटलों में और जा चुका अच्छा। था। किसी ने बोला इस हॉस्पिटल में आप जाओ, वहाँ लेके गए। कहीं किसी ने कुछ बोला, वेणुगोपाल में इसका 1.5 साल ट्रीटमेंट भी चला। तो उसमें भी इसकी मम्मी लेके आती थी घर से, हम लोग बस अड्डे पे मिलते थे। मैं आता था करनाल से, मधुबन से। तो हम लोग बस अड्डे पे आते थे, उसको बस अड्डे से लेके श्राप चैरिटेबल हॉस्पिटल दिखा के वापस इनको फिर बस में बिठा के ये रोहतक के लिए, मैं करनाल के लिए वापस आता था। छुट्टी भी नहीं, इतनी ज़्यादा छुट्टी नहीं थी, नई नई जॉब थी, तो थोड़ा हाँ टीम का भी प्रेशर था, खेलने का भी प्रेशर था, और फिर बच्चे को दिखाने का भी बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद उस वक्त डबल और ट्रिपल हो गई ट्रिपल होगी। से ज़्यादा ही होगी थी। फिर वहाँ से जब आपने इसको स्कूल में एडमिट कराया और एडमिशन में आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे तो स्कूल में तो जैसे दिल्ली वो के सारा स्कूल में क्रेडिट लेकर इसकी आए। मम्मी का ही है। अच्छा। जब ये 3.5-4 साल के आसपास हो गया था, तो एक गांव की लैंग्वेज में थोड़ा है ना तीखापन भी आ जाता है, गालियाँ वालियाँ भी सिखाने, छोटे बच्चे को प्रभावित हो जाती है किसी को सुन के। तो इसकी मम्मी बोली इसको कहीं ना कहीं स्कूल में देखना पड़ेगा। जैसे का ट्रीटमेंट एम्स में चल ही रहा था, तो एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा था, तो डॉक्टरों ने मेरे को 10 स्कूल सजेशन करे थे। तो 10 स्कूल सजेशन करे, उसमें एक RK पुरम का स्कूल भी था, ब्लाइंड स्कूल जो ब्लाइंड स्कूल है, NAB, नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन। लकीली क्या हुआ, मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला तो मेरे सामने 578 बस खड़ी थी। अच्छा। तो मैं बस में चढ़ गया। मैं बोला मेरे को RK पुरम जाना, सेक्टर 5। बोले बस जाएगी। मैंने उनसे पूछा मैं ब्लाइंड स्कूल के, बोले ये वहीं जाएगी। तो बस ने मेरे को वहाँ उतार दिया। मैंने स्कूल का माहौल देखा। उस स्कूल में माहौल क्या था कि बच्चे नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहे थे सारे के सारे। उन बच्चों को, उनको देख के बड़ा मन खुश हुआ। एक और चीज़ थी, उससे पहले इस स्कूल में मेरे गांव के 2 बहन भाई भी पढ़ चुके थे। उनका विजन थोड़ा मतलब लो ही था, तो उन्होंने भी ये बताया था कि जैसे ब्लाइंड बच्चे वहाँ जाएंगे तो नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ेंगे। तो उस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। मैंने और किसी स्कूल की तरफ जाके, एक स्कूल है BRA, दिल्ली गवर्नमेंट का ही, उसमें हम लोग गए थे, लेकिन वो अच्छा नहीं लगा। जो फैसिलिटीज इस स्कूल की हैं बच्चों को पढ़ाने की, बच्चों को सिखाने की, इनके टीचर की पॉजिटिविटी है, तो वो बहुत अच्छी लगी। तो हमने सोचा यहीं कराएंगे एडमिशन, और नॉर्मल स्कूल में, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे इसका। फिर वहाँ से आप टैगोर इंटरनेशनल स्कूल तक कैसे पहुँचे? वो क्या होता है, जैसे इन स्कूलों में नॉर्मल स्कूल सीट देते हैं। अच्छा। जितने भी स्कूल हैं कुछ गवर्नमेंट, परसेंटेज। हाँ, स्पेशल बच्चों की सीट देते हैं। तो हिमांशु का पहले स्कूल में आता DPPS, दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल। तो वहाँ एक स्कूल में था मेरा नोन अच्छा था, तो ड्राइवर, उन्होंने बताया इन स्कूलों में मत कराना, इनमें बच्चों की केयरिंग नहीं है। तो उसने मेरे को बहुत अच्छी गाइड किया, सतवीर सिंह नाम था उसका। वो बोला अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना, फीस लगेगी, घबराना मत, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम स्टार्टिंग में दिल्ली में आए, कोई जानने पहचानने किसी के साथ, सब लोग अननोन ही थे, और किसी से ऐसी संपत्ति भी नहीं लेके आए थे कोई मदद करेगा। तो जब स्टार्टिंग में इसका सेंट मेरी में भी नाम आ गया था, तो उसमें भी सतवीर ने मना कर दिया था मेरे को। बोला मैं बताऊंगा स्कूल। फिर टैगोर में इसका नाम आ गया। तो उसका फ़ोन गया स्पेशल मेरे पास, हम लोग गाँव में ही थे। तो उन्होंने बोला बाकी एडमिशन करा दो आप लोग, है ना बेटे का। तो हम तब स्कूल में टैगोर में आए थे इसका एडमिशन के लिए। तो फर्स्ट टाइम जैसे हमारी पुलिस की सैलरी बहुत ही कम थी उस टाइम, करीब 7,000 के आसपास पर मंथ सैलरी थी। तो स्कूल में 28,000 मांग ली इन्होंने एडमिशन के लिए ना, एनुअल चार्ज, डॉक्यूमेंट चार्ज मिला के और 3 महीने की फीस मिला के। तो फिर वो एडजस्टमेंट करके वहाँ एडमिशन तो कराना है, तो
कराया फिर। हाँ, फाइनेंशियल स्ट्रगल तो बहुत फेस किया होगा हाँ आपने, बहुत ज़्यादा क्योंकि- किया स्टार्टिंग में क्यों। और इस फिर आगे इसकी ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस, जैसे अभी नहीं आप वो तो यूके उसकी जा तो फिर रहे बाद, हैं। वो तो फिर बाद में स्टार्ट हुई थी। जैसे उस टाइम तो स्कूल की फीस ही इतनी हैवी हो गई थी। अच्छा, 3,500 रुपये स्कूल की फीस थी स्टार्टिंग में। तो आपके ऊपर तो पूरे परिवार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक फादर पे, वो तो थी ही, मगर इसके एक्सपेंसेस कुछ एक्स्ट्रा आपको और ज़्यादा लगे होंगे ट्रेनिंग को लेके, और आगे आपकी जॉब से भी आपको छुट्टियां लेनी पड़ती होंगी, वो भी आपको एक बर्डन फील होता ही होगा। आपके लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। तो इसके लिए आपको कैसे फाइनेंशियल स्ट्रगल आप कैसे फेस कर रहे हैं जैसे अभी भी? फैमिली से भी बहुत सपोर्ट मिला हमारे को। फादर, अच्छा। मेरे फादर की तरफ से भी उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया। हम लोग जब स्टार्टिंग में दिल्ली आए तो हिमांशु को स्कूल में ड्रॉप करने के लिए आए थे, ये हॉस्टल में रहेगा और हम लोग 6 महीने के बाद यहाँ से वापस हरियाणा चले जाएंगे। तो मेरे पिताजी ने फिर एक ही बात कही, अपने बच्चे के पास ही रहना है। तो बात दिमाग में आ गई। तब मैंने किसी से रिक्वेस्ट करके सीबीआई में ऑन डेपुटेशन आ गया था हरियाणा पुलिस से, स्पोर्ट्स को छोड़ के। तो यहाँ आने के बाद, सीबीआई में आने के बाद काफ़ी चीज़ें नोन हो गई थी। एक वो प्रेशर नहीं रहा था लाइफ में जैसे जो पहले था भागम भाग का, वो फिर थोड़ी आसान हो गई थी। एक डिपार्टमेंट के नाम से लगा लो, इसमें आने के बाद सैलरी भी ग्रो हो गई थी थोड़ी। फिर यहाँ पे आने के बाद क्वार्टर भी मिल गया था सरकारी, तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई थी। हिमांशु को जैसे एक ट्यूटर की ज़रूरत थी, ट्यूशन मास्टर की। तो कई जगह स्टडी करने के बाद एक सर मिला हमारे को, जेएनयू का स्टूडेंट था वो, मयूर सर। उसने हिमांशु को 7th क्लास से पढ़ाना स्टार्ट किया था। उसकी स्टडी से हिमांशु को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है उसके पढ़ाने से, वो एक अलग से कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान है हिमांशु की स्टडी में, और इसको आज जो बोलने चालने का तरीका है उसको सिखाने में। अभी भी आपको इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग्स के लिए जाना होता है, तो वो भी एक अपने आप में बड़ा एक्सपेंस होता है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं अभी? वो मैनेज होता है अभी। जैसे हिमांशु का 2 साल से गो स्पोर्ट्स एक फाउंडेशन है, अच्छा। वो हिमांशु का मोस्टली फाइनेंशियल वही देखती है ज़्यादातर, हिमांशु के बिल्स वगैरह जितने भी हैं। और मेरे मोस्टली मैं सेल्फ कर लेता हूँ। वो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आपको support? नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट का इसमें कोई कहीं रोल नहीं अच्छा, है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई फिर रोल ये है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ लगा लो। अच्छा, हाँ, ओके। ये एक स्पोर्ट्समैन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट से या कंपनी से CSR फंड लेके प्लेयरों में डिवाइड करती है। तो उससे बड़ा हमारे को ना एक स्टेप और आगे बढ़ने का मौका मिल गया। जी, उससे हिमांशु का स्विमिंग का लेवल भी काफ़ी बढ़ा है गो अच्छा। स्पोर्ट्स फाउंडेशन से। जी, बहुत Starting- बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जैसे हिमांशु यूके ट्रेनिंग करके आ रहा है तो वो सब एक्सपेंस गो स्पोर्ट्स ही देखता है। कहाँ पे है ये? दिल्ली में? नहीं, बेंगलोर की बेंगलोर फाउंडेशन के है। फाउंडेशन है। Good. और ये पूरे इंडिया लेवल पे ही नेशनल मेडलिस्ट बच्चों का वो सिलेक्शन करती है। बच्चे में देख के, उसका IQ देख के बच्चे का क्या मोटिवेशन है, बच्चा गेम कर रहा है तो जॉब के लिए नहीं कर रहा है, देश के लिए कर रहा है। तो उन्होंने 1.5 साल जब एशियन गेम खेल के आए तब उन्होंने हिमांशु को बातचीत करके और देख लिया था भाई ये लड़का देश के लिए कुछ करेगा। तो उसके तो बाद आपके लिए पहली बार प्राउड मोमेंट कौन सा रहा हिमांशु के लिए, जब इसने स्कूल में जाना सीखा, या इसने अवार्ड लिए, या ये एक पैरा स्विमर बना? एक्चुअली क्या है, जब इनका एडमिशन हुआ ना स्कूल में, स्कूल में लेके पैदा हुआ तब से ही प्राउड मोमेंट है वैसे तो। हाँ, जब से ही प्राउड मोमेंट है। बहुत स्मार्ट है वो, बाय और- बर्थ ही बहुत स्मार्ट है। जब से ये लगाओ, जब से स्कूल में गया है, एज ए मैं स्पोर्ट्समैन था, तो ये हर एक्टिविटी में कहीं ना कहीं मेडल लेके, हिमांशु और मेरी बेटी दोनों मेडल लेके आते ही रही है स्कूल में, हर एक्टिविटी में कहीं ना कहीं। तो वो प्राउड, तो वो स्पोर्ट्समैन के लिए वो भावना ही अलग है कि भाई मेरे बच्चे स्पोर्ट्स में जा रहे तो कुछ करके आ रहे। एंड मुझे हिमांशु को कुछ भी सिखाना होता, मुझे कभी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ी। वो इतने अच्छे से, उसकी कैचिंग पावर इतनी अच्छी है कि उसको चीज़ें एक बार ही बतानी पड़ती हैं। वो इतनी जल्दी उन चीज़ों को कैच कर लेता है कि दोबारा उसे बताना ही नहीं पड़ता। मैंने कई भी बार- देखा नहीं, कई आपका बार कॉन्फिडेंस। जब आप लास्ट टाइम उससे मिले थे तो सीढ़ियों से आपने इसे छोड़ दिया और आप जी। पहले उतर गए, और ये भाग के उतरा। इवन मैं डर रही थी
कि आप क्यों इतनी आगे चली गई और ये क्यों पीछे छोड़ दिया जी, आपने? जो वो But गाड़ी मैंने ड्राइव वो कर आपका सकता है तो आप कॉन्फिडेंस देखा, कॉन्फिडेंस मैंने देखिए उसका। मैंने आपका कॉन्फिडेंस देखा। जी और देखिए शायद ये कॉन्फिडेंस ही हिमांशु इतना की ऊपर स्टडी लेके आया में इसको। जो स्टडी में या इसके रहन सहन में या इसकी एक्टिविटीज़ में घर की या स्कूल की, वो सारा का सारा इसकी मम्मी का असर है। जो भी आज ये बोलने में है, पढ़ने में है, इसकी पर्सनालिटी है, वो सारा सब कुछ इसकी मम्मी का ही। सही मायने में तो ये एक फैमिली यूनियन की स्ट्रेंथ है, हाँ जी, एक कह दूसरे से कमिटमेंट है फैमिली का, जी। तभी ये पूरी फैमिली की सक्सेस है, ना कि सिर्फ हिमांशु की, ना कि सिर्फ पेरेंट्स की, ये नहीं, पूरी आज तो फैमिली ये का, पूरे देश की सक्सेस मान पूरे के चल देश रहे की, हैं। पूरे देश की हम अपने सक्सेस ऊपर है। श्रेय नहीं ले सकते। हाँ। आज के दिन ये देश का ही मान के चल रहे हैं। लेकिन इसका रीज़न यही है कि आपकी फैमिली की यूनिटी और जी। उसकी वजह से स्ट्रेंथ और उसकी वजह से सक्सेस आपकी और फिर उसकी वजह से देश की सक्सेस। जी मैम। और ये डेफिनेटली प्राउड मोमेंट आप सबके लिए भी है, हम सब के लिए भी, जी। और एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ये उन बच्चों के लिए जो, और उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे डिसेबल्ड हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि कुछ हमें नहीं ही कर क्यों पाए। भगवान ने चूज़ किया इस शायद वो उसको मुसीबत समझने लगते हैं। नहीं, जैसे बट आप पेरेंट्स उस चीज़ के लिए मिसाल हैं कि आपने ये प्रूव कर दिया कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर आप चाहो तो कुछ भी कर तो सकते भगवान आपको सपोर्ट करता जाता है और आप स्टेप अप करते जाएंगे, जी। और उसी तरह से आपके बच्चे भी आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो मोटिवेशन कहीं से भी आई हो मगर आपने अपने बच्चे को डिमोटिवेट नहीं होने नहीं दिया। दिया। यही आपके लिए एक ये सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, और यही मेरा मोटिव भी है कि मैं जब कविता से जिम में मिली तो मेरे लिए एक बहुत ही नॉर्मल सा मीटिंग थी जब तक मैंने बात नहीं की थी, और जब मेरे को बातों में पता चला, और एक दिन मैंने इसको भी जिम में देखा, शायद हाँ, आपको मैं भी लेके पहली आया बार था। देखा, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे अंदर उसी दिन एक थॉट आ गया कि इस बच्चे में कुछ स्पेशल है, लेकिन उससे ज़्यादा स्पेशल इसके पेरेंट्स में है जो इसको जिम में लेकर आए। मुझे नहीं पता था तब तक कि ये किस लेवल पे है, ये पैरा स्विमर है या कोई इंटरनेशनल अवार्डी है, बट आज मैं खुद में भी प्राउड फील करती हूँ कि मुझे आप जैसे लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं फिर से हिमांशु से कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगी एज ए रैपिड फायर। हिमांशु, आपको बहुत शॉर्ट में इसका आंसर देना होगा। फिर से हिमांशु, आपकी अपनी सिस्टर के साथ बॉन्ड कैसा है? क्या सपोर्टिव है या आपको वो कभी कभी मजाक में कुछ चिढ़ा देती है? आपको कैसा लगता है? जो भी आपने कहा सही कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव हैं और वो मुझे मजाक मजाक में चिढ़ा भी देती है, लेकिन अब मैं चिढ़ता नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली। पहले मैं बहुत चिढ़ता था। वो आपको सपोर्ट करती है, बहुत केयरिंग है? बहुत केयरिंग है। क्या कर रही है अभी वो? अभी वो नीट की कोचिंग ले रही है और वो MBBS के लिए प्रिपेयर करना चाहती है। वाह, आप उसको मोटिवेट करते हैं? बिल्कुल। गुड। नेक्स्ट 5 इयर्स में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को किसी भी मेजर कंपटीशन में एज अ मेडल विनर देखता हूँ, और मेरा विजन है कि मैक्सिमम ह्यूमन पोटेंशियल तक पहुँचना है, तो मैं काफ़ी आगे अपने आप को इमेजिन करता हूँ। अभी जो आप यूके जाने की तैयारी में हैं ट्रेनिंग के लिए, वहाँ से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और वहीं आपको क्यों जाना है ट्रेनिंग के लिए? मेरी जो ट्रेनिंग है उसमें मेरी टेक्निक्स में सुधार आएगा, सबसे बड़ा और मेन टारगेट यही है। क्या आप पहले भी गए हैं? जी हाँ। वो कोच के साथ। अच्छा। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना आपके लिए प्रेशर है या प्राइड? प्राइड। जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे या डिफरेंटली एबल्ड यूथ आपको सुन रहा है, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? पॉसिबिलिटीज आर इन्फिनिट। वेरी गुड। ऐसे पेरेंट्स जो इस तरह के बच्चों को लेके फियर में रहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? कोई भी फियर की बात नहीं है। अगर कोई बच्चा उनका डिसेबल है, उनको कोई प्रॉब्लम है, तो उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ज़रूर निकलता है। तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। वेरी गुड। एक लाइन में अपनी जर्नी को कैसे डिफाइन करेंगे आप? परसिवेरेंस, डेडिकेटेड। गुड। मैं
इस वक्त ऑडियंस को कनेक्ट करते हुए ये बताना चाहूँगी कि हिमांशु के प्रोफाइल में मैंने न्यूज़पेपर की एक एडिट देखा और जिसका टाइटल था द ब्लाइंड स्विमर हु सीज विद हार्ट्स। ये टाइटल अपने आप में बहुत ही टची है और इसके लिए मैं कविता जी आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपको इस टाइटल को और इस न्यूज़पेपर में इस न्यूज़ को पढ़ के ऐसा लगा कि ये उन लोगों के लिए अपने आप में एक जवाब है जब आपसे सोसाइटी ने कभी सवाल किए होंगे या आपको कभी आपको डीमोटिवेशन फील हुआ हो? जी, जब मैं हिमांशु के आर्टिकल देखती हूँ न्यूज़पेपर में, अभी तो खैर इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं वो देख के बहुत प्राउड फील होता है। और आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, जो मैं बहुत इमोशनल भी हो जाती हूँ जब ऐसे ऐसे आर्टिकल हिमांशु के देखती हूँ। तो बहुत प्राउड भी फील होता है कि शायद हमने अपने अपने आप से बोल के समाज को, दुनिया को नहीं बताया कि हमारा बच्चा कर सकता है। मेरे बच्चे ने खुद अपनी मेहनत से दुनिया को दिखा दिया है कि वो मेहनत करके कहाँ तक जा सकता है। तो ये बड़ा ही प्राउड फील होता है उसके, ऐसे जैसे न्यूज़पेपर में उसके आर्टिकल्स आते हैं या कहीं भी उसके आर्टिकल्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है। और क्या कहना चाहेंगे आप अभी नेक्स्ट, अगर हिमांशु के बारे में आप फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचते हैं या उसके आगे जैसे करियर सेटलमेंट, तो आपकी कोई प्लानिंग है उसके लिए या आप कॉन्फिडेंट हैं कि सब हो जाएगा? हाँ जी, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ और लगातार निरंतर प्रयास से हम एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। तो हम ये प्रयास करते रहेंगे और हिमांशु को जहाँ हम ले जाना चाहते हैं, हम वहाँ पर इसकी मेहनत से, इसकी लगन से वहाँ तक हम इसको ले जाएंगे। मिस्टर बलवान, आपका इस ऐसे क्या अप्रोच रहेगी इसके आगे करियर के लिए? करियर के लिए मैम देखो, हमने तो जब से हिमांशु पैदा हुआ तब से हमने इसको कभी डिसेबल समझा ही नहीं है। हमने इसको नॉर्मल बच्चों की तरह रखा। इसको जो चीज़ नॉर्मल बच्चे कर सकते हैं वो हर चीज़ मैंने इसको करवाई है। इसको साइकिलिंग करवाई, यही रीजन है कि वो इतना कॉन्फिडेंट इसको स्विमिंग करवाई, इसको रेसलिंग करवाई, इसको खेतों में लेके गया हूँ। इसको मतलब जो नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता वो मैंने सारे काम इससे करवाए। आपने इसे गाड़ी ड्राइव मैंने करना इससे भी गाड़ी भी सिखाया? ड्राइव करना भी सिखाया है इसको। इससे ट्रैक्टर भी चलवाया हम लोगों ने। तो इसको जो नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता वो हमने इससे करवाने की पूरी पूरी कोशिश की। हमने उसे कभी नहीं रोका कि नहीं ये मत करो, वो मत करो, वहाँ पे मत जाओ। इसने जो भी करना चाहा, जहाँ पे भी जाना चाहा, हम इसके साथ रहे और हमने इसका इस तरह से शायद उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। कोई भी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, कोई भी पेरेंट्स है ना कि अपने बच्चे को ये नहीं समझे डिसेबल है, उसके अंदर एक ऐसी भावना जगाए कि वो कुछ भी कर सकता है। तभी मैंने कहा कि कुछ खास लोग हाँ, आज जो मेरे स्टूडियो में है क्या होता बहुत है, ही खास हैं। फैमिली सपोर्ट नहीं करते ज़्यादातर डिसेबल बच्चे को, तो दुनिया कहाँ से हाँ। करेगी। तो मैं यही देखता हूँ, किसी भी कंपटीशन में जाते हैं या किसी स्कूल में जाते हैं तो उसमें जैसे कोई भी दिव्यांग बच्चा है या तो पेरेंट्स उसको ड्रॉप करके ही चले जाएंगे, या कुछ भी रीज़न हो सकते हैं उनके, फाइनेंशियल रीज़न हो सकते हैं या फिर उनकी मोह ममता या किसी और दूसरे तीसरे चौथे 4-5 बच्चे भी हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा रीज़न भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो त्याग करके जाते हैं, किसी न किसी कोई ना कोई किसी की अपना रीज़न होगा। अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं हम। आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा और ये मैं अपनी भावनाएं शेयर करना चाहूँगी कि ये कहानी सिर्फ हिमांशु की ही नहीं बल्कि एक हर उस फैमिली की कहानी है जो होप छोड़ने से मना कर देती है और अपना साहस, अपनी हिम्मत आखिर तक बनाए रखती है। अगर आपको इस पॉडकास्ट ने टच किया हो और रिलेटेबल लगा हो और आपको ऐसा लगता हो कि ये कहानी पूरी दुनिया तक जानी चाहिए और ऐसे और भी बच्चों के साथ ये जस्टिस किया जाना चाहिए कि इस तरह के बच्चों को मोटिवेट हम कैसे कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। मेरा ये मोटिव है कि मैं ऐसे बच्चों को प्रमोट करना चाहूँगी और आप इसे शेयर करके इस प्रोफाइल को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि किसी और का अंधेरा किसी
और की कहानी को रोशन कर सकता है। ये है हमारा इस पॉडकास्ट का मोटिव। थैंक यू।